हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो हंसते हुए ली से कहती हैं, अब कौन सी न्यू सिचुएशन आ गई और क्या तुम सच कह रहे थे कि तुम मेरे बारे में सोचोगे? फिर ली कहता है कि मुझे ये सिचुएशन थोड़ी बेकार लग रही है। इतना कहकर अपने मन में कहता है पुरानी बात सोचते हुए, चाहे ये एम्पर के रूप में कितनी भी पावरफुल हो, शायद ये डरती है कि मैं कहीं फिर से दूर ना चला जाऊँ, इसलिए ये मुझसे दूर नहीं रहना चाहती। आखिर में हम इतने साल जो साथ जो रहे हैं। इतना सोचने का ली प्रिंसेस को अपने गले लगा लेता है और कहता है, मैं आपकी बात को समझ गया और मैं भी आपके बारे में हरदम सोचता रहता हूँ योर मैजेस्टी। फिर प्रिंसेस कहती है, जब तक आप टायली हॉल में अपना सिंहासन वापस नहीं ले लेते तब तक प्लीज मेरा इंतजार करना नोया। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ली प्रिंसेस के पैलेस से बाहर आ गया होता है और चलते हुए कहता है, जो रिंग मुझे योर मैजेस्टी ने अभी दी है, अगर पहनते वक्त उस रिंग में अगर गलती से भी क्रैक आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे कहीं सेफ जगह रख देता हूँ जहाँ पे इस पे क्रैक ना आए। इतना कहकर हंसते हुए उस रिंग को अपने कपड़े के अंदर छुपा लेता है। तभी ली को किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, दीदी तुम फैमिली को छोड़कर गोंगडोंग सेक्ट की गेस्ट कैसे बन सकती हो? ली शौक होते हुए कहता है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये क्या बकवास कर रही है? तभी टैंग चिल्लाते हुए कहती है, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे दीदी बुला सकती हो बुड्ढे, और तुम यांग रैंग को वो कहने से नहीं रोक सकते जो मैं चाहती हूँ। तभी ली वहाँ पे खड़ा होकर अपने मन में इन लोगों की ऐसी फालतू बातें सुनकर कहता है, यहाँ पे हो क्या रहा है? फिर ली कहता है, सीनियर टैंग गोंगडोंग सेक्ट की एक गेस्ट बन गई, तुम कह क्या रहे हो बूढ़े आदमी? तभी यू ली को नोटिस करती है और कहती है, जूनियर ब्रदर क्या तुम्हारी प्रिंसेस से अच्छी तरीके से बात हो गई? तभी ली जल्दी से यू के पास आ जाता है और धीमे से कान में पूछता है, सीनियर टैंग अचानक से यहाँ पे क्या कर रही है? फिर यू हंसते हुए कहती है, उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें तुम पसंद आ गए हो और वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तभी वो बूढ़ा आदमी रोते हुए बोलता है, दीदी दुनिया घूमना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ गोंगडोंग सेक्ट ही क्यों मिला? अगर तुम्हें सिर्फ एक ही जगह रहना है तो तुम फैमिली में वापस आ जाओ। तभी सीनियर टैंग चिल्लाती हुई कहती है, अरे बुड्ढे तू कितना अनोइंग है, मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब कर डाला। और अपने पास से एक किताब निकाल कर बुड्ढे के ऊपर फेंकते हुए कहती है, इसको ले और यहाँ से दफा हो जा बुड्ढे। तभी वो बुड्ढा उस किताब को पकड़ लेता है और कहता है, सिस्टर ये किस चीज की बुक है? तभी सीनियर टैंग हंसते हुए कहती है, ये मेरी मेडिसिन और पॉइजन रिसर्च की एक किताब है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही थी। अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो तुम्हें पता ही है अब तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, यस मैम मैं आपकी सारी बात समझ गया, पर फिर भी दीदी मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो कभी कभार आप मिलने तो आ ही सकती हैं दीदी। इतना बोली पाता है पर टैंक सीधे जाकर ली से जाकर चिपक जाती है। ये देखकर तो बुड्ढा एकदम शौक हो जाता है। टैंग ली से चिपकते हुए बूढ़े आदमी से कहती है, अब से यांग रैंग सिर्फ अपने ओपा के साथ रहेगी। ये बात सुनकर तो ली को एकदम 440 का बोल्ट का झटका लगता है और वो शौक होते हुए कहता है, क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? और रोज चिल्लाते हुए कहता है, नहीं तुम ऐसा बिहेव करना बंद करो। तभी वो बूढ़ा आदमी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अजीब से ड्रैगन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को फंसाओ। वैसे मैं बता दूं ये बंदा ली को ड्रैगन क्यों कह रहा है, क्योंकि ली ने अभी ड्रैगन फिनिश गैदरिंग में फर्स्ट प्लेस पोजीशन पाई है, इसलिए उसको एक टाइटल मिला है ड्रैगन नाम से। बूढ़े आदमी को इतने गुस्से में देखकर ली के तो पसीने छूट जाते हैं और अपने मन में कहता है, इस बूढ़े आदमी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे रात में ही जान से ना मार दे या फिर ये मुझे कहीं खाने में जहर मिला के ना मार दे। फिर उसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका बिहेवियर एकदम से पूरा चेंज हो गया होता है और हंसते हुए कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा यंग हीरो। वैसे मुझे एब्सोल्यूट पर्सन के टाइटल से जानते हैं सभी लोग। वैसे मैं तुम्हें बता दूं टैंग चोंग टैंग फैमिली की हेड है और हाल फिलहाल के लिए मैं अभी चुपचाप पीछे हट रहा हूँ। और गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, अगर मेरी बहन के आंख में एक भी आंसू आया तो तुम्हें नरक से भी बुरी हालत का सामना करना पड़ेगा, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। तभी ली घबराते हुए कहता है, अरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बात को भूल जाऊँ, ये मैं पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा इस बात को। फिर बूढ़ा आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और हंसते हुए कहता है, तो इन पर्सनल बातों को आप खत्म करते हैं और ऑफिशियल काम की बातें करते हैं जो मैं करने के लिए आया हूँ। तभी ली शौक होते हुए कहते हैं, ऑफिशियल बात, क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है? तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, स्ट्रेंज ड्रैगन ली चोल्सो अलायंस लीडर तुम्हें रिवॉर्ड्स और कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें तुरंत मुरिम अलायंस की डियोंगबोंग कंट्री ब्रांच में जाना है। ये बात सुनकर ली चोल्सो थोड़ा शौक हो जाता है और कुछ नहीं कहता और अपनी पुरानी बात सोचते हुए अपने मन में कहता है, मुरिम अलायंस के लीडर ब्लेड एम्परर लिम डोंगग्रिप एक नीचे दर्दे से थर्ड ग्रेड बिल्डर से शुरुआत करते हुए जिसके पास सिर्फ एक तलवार थी और उस तलवार की बदौलत वो ट्रांसरैम ड्रैलम तक पहुंच गया। उस जैसे इंसान ने मुझे बुलाया, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। उसके बाद हम अगले सीन में डोंगबोंग कंट्री के ब्रांच को देखते हैं। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और ली चोल्सो से कहता है, अलायंस लीडर सिर्फ तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं, इसीलिए बाकी सभी लोग रिसेप्शन हॉल में इंतजार करें। तभी यू कहती है, तुम्हारा सफर ये सेफ रहे जूनियर। तभी हेरन कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी सीनियर ब्रदर। फिर यू वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसके बाद हमें ब्रांच के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड एम्परर लिंग डोंगग्रिम बैठे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हे तुम हो स्ट्रेंज ड्रैगन ली चोल्सो? तो वो तुम ही हो जो ड्रैगन फिनिश गैदरिंग के टूर्नामेंट को जीता है। तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमें इस बंदे का फिर से इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मुरिम अलायंस का लीडर ब्लेड एम्परर लिम डोंगग्रिम
ग्रिप। फिल्ली ग्रीड करते हुए बोलता है, आपसे मिलना मेरे लिए एक ऑनर की बात है सीनियर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऑर्थोडॉक्स का एक महान व्यक्ति जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे इंसान से मिलना तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं, अरे यार इतनी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आओ और चेयर में बैठो। और चाय को डालते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सॉर्ड ड्रैगन को हराकर इस टूर्नामेंट को जीत लोगे। और इस मैच को जीतने वाला भी कौन है? एक गिरे हुए सेक का एक डिसाइबल है। ये बात सुनकर तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता स्ट्रेंज ड्रैगन देखा जाए तो एक तरह से ब्लेड एम्पर ली चोल्सो और उसके सेट की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी ली चोल्सो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, स्ट्रेंज ड्रैगन ये कितना बकवास टाइटल है। और एक चाय की सिप लेते हुए कहता है, सीनियर लिम मुझे आपसे एक बात पूछनी है, मुझे ये टाइटल किसने दिया? ये बात सुनकर ब्लेड एम्पर हंसते हुए कहते हैं, ये मैंने दिया और तुम पर इससे बेटर टाइटल और क्या ही सूट करेगा। फिर ली कहते हैं, क्या सॉर्ड ड्रैगन टाइटल मेरे ऊपर ज्यादा सूट नहीं करेगा? तभी सॉर्ड एम्पर कहते हैं, तुम्हें सॉर्ड ड्रैगन टाइटल वो ही क्यों चाहिए? फिर ली कहते हैं, मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं एक तलवारबाज हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं, ली चोल्सो इस बार एक गलत बंदे के सामने कह रहा है कि वो एक तलवारबाज है, क्योंकि जो उसके सामने बंदा बैठा है और वो बंदा स्वॉर्डमैनशिप का एक एम्परर है जिसको स्वॉर्ड के फाइट में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ली की वो बात सुनकर स्वॉर्ड एम्परर अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, अगर विनर को ये टाइटल नहीं चाहिए और कोई टाइटल चाहिए तो मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा। आखिरकार तुम विनर जो ड्रैगन फिश गैदरिंग के। ये बात सुनकर ली चोल्सो खुश हो जाता है, अपने मन में कहता है, आखिरकार अब मेरा नाम चेंज हो जाएगा, मींस टाइटल। तो ब्लेड एम्पर कहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्राइस चुकानी होगी और वो प्राइस है कि तुम्हें मेरी एक तलवार की स्ट्राइक झेलनी होगी। अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारा टाइटल चेंज करने में। फिर ली चोल्सो रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, तो मैं खुशी से अपनी गाइडेंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर ब्लेड एम्पर हंसते हुए कहते हैं, अरे इतनी टेंशन भी मत लो। इतना कहकर अपने कपड़े में से एक बॉक्स निकाल कर टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं, उससे पहले अपना रिवॉर्ड ले लो। इतना कहकर उस बॉक्स को खोल देते हैं, उसके अंदर एक ब्लैक कलर की पिल होती है। तभी ली चोल्सो उस पिल को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो एक ग्रेट रिस्टोरेशन पिल है, वैसे मुझे इसकी अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में ये काफी काम आएगी। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं, अब जब तुम्हें पहले ही रिवॉर्ड मिल गया है, अब आगे का टाइम है तुम्हें गाइडेंस देने का। काफी टाइम हो गया है जब मैंने इस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज किया था। फिर ली ट्रेनिंग ग्राउंड के साइड चलते हुए बोलता है, इस एरिना की कंडीशन बहुत ही बेहतर है। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं, तुम उन चुने लोगों में से हो जिन्हें ऐसा एरिना का यूज करने का मौका मिलता है। फिर ये दोनों लोग फाइट करने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। फिर ली भी कहता है, हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए। फिर ब्लेड एम्पर अपनी ब्लेड निकालते हुए अपनी ब्लेड को और अनलिस्ट करते हुए कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, अगर तुम मेरी एक स्टैक को झेल लेते हो तो तुम्हारा टाइटल स्ट्रेंज ड्रैगन से बदल कर सॉर्ड ड्रैगन रख दिया जाएगा। ये बात सुनकर ली चोल्सो अपने मन में कहता है, चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। फिर ब्लेड एम्पर को देखते हैं जो एकदम खतरनाक लुक देते हुए बोलते हैं, मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को तुम्हारे लेवल जितना कर लेता हूँ ताकि तुम बाद में कंप्लेन ना कर सको कि मेरी एनर्जी कम थी और तुम्हारी एनर्जी ज्यादा थी इसलिए मैं हार गया। तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या है। इतना कहते ली चोल्सो के ऊपर अटैक करने के लिए उसके साइड भागने लगते हैं और भागते हुए ब्लेड को आगे करते हैं। ब्लेड को आगे करते ही साइड से बहुत सारी लाइट एकदम से ली चोल्सो साइड जाने लगती है, जबकि अभी तक जो शॉर्ट ब्लेड ने अपना अटैक किया भी नहीं होता है, सिर्फ ब्लेड को आगे किया होता है। ये देखकर ली चोल्सो एकदम शॉक हो जाता है और मन में कहता है, ये तो कमाल का है, ये स्विंग इतना परफेक्ट है कि मैं फिंट्स और किलिंग ब्लो में फर्क नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने भी काफी नॉलेज इकट्ठी कर ली है। तभी ली के सामने बहुत सारे फिंट्स आ जाते हैं। तभी ली उन्हें देखते हुए कहता है, और ये सारे रियल हैं। इतना कहने के बाद अपनी तलवार को एकदम डैगर की तरह पकड़ लेता है और उस अटैक को देखते हुए अपने मन में कहता है, वो भी सिर्फ एक ही रियल है। इतना कहती अपने तलवार से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर उस अटैक का इतना फोर्स होता है ली चोल्सो घिसते घिसते पीछे तक चला जाता है और एकदम से धमाका हो जाता है और हर जगह धूल ही धूल उड़ने लगती है और ये धूल ब्लेड एम्पर के ऊपर भी आ रही होती है। और ब्लेड एम्पर अपने मन में सोच रहा होता है कि ली चोल्सो अब तक तो निपट ही गया होगा, इस अटैक की वजह से घायल हो गया होगा या फिर हार मान ली होगी। पर तभी वहाँ पे धुआं उठता है और ब्लेड एम्पर उस नजर को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और खिसियाने लगते हैं। फिर धुआं हटने का देखते हैं कि ली चोल्सो ने उस अटैक को रोक लिया होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर ब्लेड एम्पर अपनी ब्लेड को रखते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, ये स्ट्राइक पुराने सॉर्ड ड्रैगन तक इसे ब्लॉक नहीं कर पाए थे और फिर भी तुमने इसे रोक लिया। तभी ली चोल्सो भी अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कहते हैं, ओ ये बात है, अगर मुझे सॉर्ड ड्रैगन बनना है तो ये सिर्फ एक बेसिक लेवल है। फिर ब्लेड एम्पर हंसते हुए कहते हैं, तुमने इसे पास कर लिया, कांग्रेचुलेशन यंग हीरो, अब तुम सॉर्ड ड्रैगन हो और अब फॉर्मल सॉर्ड ड्रैगन को अब से जेट ड्रैगन कहा जाएगा। ये बात सुनकर ली ग्रीड करते हुए कहता है, धन्यवाद
बाद आपका अलायंस लीडर ब्लेड एम्पर हंसते हुए कहते हैं इतनी फॉर्मल होने की बात नहीं है, ये तो अलायंस का सिर्फ ऑफिशियल टाइटल था, पर मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि लोग तुम्हें सच में सॉर्ड ड्रैगन बुलाएंगे। ये बात सुनकर ली चोल्सो एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है इस बूढ़े आदमी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। तभी ब्लेड एम्पर अपने कपड़े में से एक पर्ची निकालते हैं और कहते हैं मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है इन्फॉर्मेशन, पर चैंडोंग का तो मैटर ऑलरेडी हैंडल हो चुका है और मैंने इसके बारे में सब कुछ हिज मैजेस्टी को रिपोर्ट भी कर दिया है, तो अगर अब कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इतना सोचने के बाद उस पेपर को जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने लगता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। उस पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हेवनली डीमन ने गोंगडोंग सेक्ट को एक लेटर भेजा है, उसके अंदर कॉन्टेस्ट करने की एक लिस्ट है, अगर तुम अपनी सेक्ट की इज्जत वापस पाना चाहते हो तो माउंट टाई पे आओ और डिमोनिक कल्ट के उभरते हुए टैलेंटेड लोगों से मुकाबला करो आके। ये पढ़ने का ली चोल्सो अपने मन में कहता है डिमोनिक कल्ट की तरफ से एक बुलावा, लगता है अब बेक चौनवा से मिलने का वक्त आ गया है। फिर हमें उस लड़की की एक झलक दिखाई जाती है जो एकदम खतरनाक लग रही होती है देखने में। और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। और गाइस मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दिया करो और हो सके जितने नए लोग आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर उसको पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली चोल्सो ब्लेड एम्पर से मिलने के लिए जाता है और उनसे पूछते हैं मुझे स्टेट ड्रैगन टाइटल किसने दिया। फिर ब्लेड ड्रैगन कहते हैं ये टाइटल मैंने तुम्हें दिया है और ये तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है, और अगर तुम्हें अपना टाइटल चेंज कराना है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी और मेरा एक स्टैक झेलना पड़ेगा। फिर ली चोल्सो कहता है ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। फिर ब्लेड ड्रैगन अपने पास से एक डिब्बी निकालते हैं तो उसके अंदर एक पिल होती है और कहते हैं ये है तुम्हारा पहले का रिवॉर्ड, मतलब जो मैं अभी तुम्हें देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी फाइट होगी उससे पहले का रिवॉर्ड। ली चोल्सो उस पिल को देख कर कहता है ये तो एक ग्रेट रेस्टोरेशन पिल है। उसके बाद ये दोनों लोग फाइट करने के लिए एरिना में चले जाते हैं। फिर ब्लेड एम्पर सिर्फ एक अटैक करते हैं ली चोल्सो के ऊपर और इस अटैक को रोकने के लिए ली चोल्सो की पूरी हालत खराब हो जाती है, पर आखिरकार ली चोल्सो उसको रोक लेता है, पर उसकी वजह से उसको ब्लैकलेस आता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। ब्लेड एम्पर अपने अटैक को ऐसा रुकता हुआ देखकर ली चोल्सो से कहते हैं ऐसा कोई भी शॉर्ट ड्रैगन नहीं था जो मेरे इस अटैक को रोक सके, पर तुमने आखिरकार मेरे अटैक को रोक लिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तभी ली उस पेपर को लेकर पढ़ने लगता है और एकदम शॉक हो जाता है और पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हेवनली डीमन ने गोंगडोंग सेक्ट को एक लेटर भेजा है, उसके अंदर कॉन्टेस्ट करने की एक लिस्ट है, अगर तुम अपनी सेक्ट की इज्जत वापस पाना चाहते हो तो माउंट टाई पे आओ और डिमोनिक कल्ट के उभरते हुए टैलेंटेड लोगों से मुकाबला करो आके। ये पढ़ने का ली चोल्सो अपने मन में कहता है डिमोनिक कल्ट की तरफ से एक बुलावा, लगता है अब बेक चौनवा से मिलने का वक्त आ गया है। और मुझे पहले से पता था गोंगडोंग सेक्ट की फिलॉसफी मतलब उसकी सोच डीमन कल्ट के अंदर पहले से मौजूद है, और 50 साल पहले ऑर्थोडॉक्स डिमोनिक वॉर की शुरुआत गोंगडोंग सेक्ट के बर्बाद होने से हुई थी, इसीलिए उनके मार्शल आर्ट का छीन लिया जाना एकदम नॉर्मल बात है। और मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सीनियर ब्रदर जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बने थे, उन्होंने हेवनली डीमन के खिलाफ बैटल में गोंगडोंग की सारी खोई हुई टेक्निक्स वापस हासिल कर ली थी और वो इस वजह से ऑर्थोडॉक्स मुरी में एक लेजेंड बन गए। फिर तभी ली चोल्सो ब्लेड एम्प्रेस से कहता है अगर डीमन कल्ट की यही कंडीशन है कि हमें उनके टैलेंटेड लोगों से लड़ना है तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें हेवनली डीमन मार्शल टूर्नामेंट में बुलाया गया है। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं मुझे लगता है ये लेटर सिर्फ गोंगडोंग सेक्ट को नहीं बल्कि पूरी मुरीम अलायंस और ऑर्थोडॉक्स अलायंस को भी ऐसा ही लेटर भेजा है। फिर ली चोल्सो कहता है जिस दुश्मन के साथ हम कभी रह नहीं सकते उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने हमारे सेक्ट के अंदर लेटर भेजे हैं, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे इस चीज का प्राइस चुकाना पड़ेगा। गाइस हेवनली डीमन का नाम अब चेंज कर दिया गया है, पहले नाम था बेक चौनवा, अब नाम चेंज करके कर दिया गया है बेक मुरियोंग। फिर ली चोल्सो इतना कहने के बाद अपने मन में कहता है इस वक्त हेवनली डीमन बेक मुरियोंग है। फ्लेम किंग जैक सोवल और डिवाइन मोंग बोंगविक के साथ वो उन एब्सोल्यूट मास्टरों में से एक है जो मार्शल वर्ल्ड को 3 हिस्से में बांटते हैं, फर्स्ट हेवनली डीमन, सेकंड फ्लेम किंग, थर्ड डिवाइन मोंग। और हेवनली डीमन अपने टीनेज में ही पीक मास्टर तक पहुंचकर और 30 साल का होने से पहले वो और भी आगे बढ़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी बोरिंग और अकेलेपन में बिताई क्योंकि वो दूसरों को समझ नहीं पाता था और ना ही उनकी फीलिंग को। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि कोई उसको अपनी बराबरी का दुश्मन मिले जो उसको एकदम बराबरी की टक्कर दे सके, और ये हुआ भी क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सीनियर ब्रदर डीमन कल्ट में गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे 5 डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया और प्राइवेट डुअल में हेवनली डीमन को हराने के बाद गोंगडोंग सेक्ट के सीक्रेट मैनुअल भी ले लिए, और ये मैनुअल हेवनली डीमन ने खुद दिया था क्योंकि उसने सीनियर ब्रदर को अपने बराबर माना था। इतना सोचने के बाद ली चोल्सो ब्लेड एम्प्रेस से कहता है अलायंस लीडर को डिमोनिक कल्ट के लेटर को जवाब देने की जरूरत नहीं है, जब तक हमारी सेफ्टी की गारंटी है मेरे
सीने बिरदर और मैं गोंगडोंग और ऑर्थोडॉक्स की तरफ से माउंट टाई जाएंगे। फिर ब्लेड एम्पर ली चोल्सो कहते हैं ज्यादा चिंता मत करो सॉर्ड ड्रैगन, हमारी पूरी अलायंस तुम्हारी गोंगडोंग को सपोर्ट देगी और ऊपर से तुम्हें भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो चिंता मत करना सॉर्ड ड्रैगन, मेरा अलायंस संभाल लेगा। इतना कहकर जोरों से हंसने लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में एक मैंसन को दिखाया जाता है और ये मैंसन जियोक सुबल का होता है और बाहर एक घंटी बज रही होती है। इस बेल की आवाज सुनकर एक लड़की मैंसन के अंदर चली जाती है और ग्रीट करते हुए कहती है क्या आपने मुझे बुलाया। तभी जियोक सुबल उस लड़की को अपने सामने देखकर उससे कहती है तो तुम ही हो ब्लैक सरपेंट ड्रैगन। ये बात सुनकर वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है और अपने अपने कहती है दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत अनऑर्थोडॉक्स अलायंस की लीडर जियोक सुबल, उनकी खूबसूरती सच में दिल हिला देने वाली है। तभी जियोक सुबल उस लड़की को अपने ऊपर ऐसा फिदा हुआ देखकर एक स्माइल देते हुए अपने मन में कहती है जो भी औरत मुझे देखे उसका रिएक्शन ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो कुतिया यूजिन भी मुझे इस दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत नहीं मानती, पता नहीं वो थोड़ी अजीब सी है। फिर जियोक सुबल उस लड़की को लेटर दिखाते हुए कहती है ये लेटर डेमोनिक कल्ट ने हमारे फैक्शन को भेजा है, उन्होंने हेवनली डीमन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में दो साइड के यंग जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है इस चीज का फैसला करने के लिए हम लोगों को प्रपोजल दिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की नंबर 1 ड्रैगन बी सुरियोन तुम हमारी तरफ से माउंट टियान जाओगी। जब तुम वहाँ पर जाओ डेमोनिक कल्ट के बारे में और ली चोल्सो के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना। इतना कहकर वो लेटर बी सुरियोन को दे देती है और आखिरकार हमें इस लड़की का नाम भी पता चल जाता है, इसका नाम है बी सुरियोन। और गाइस आप लोग इसका नाम याद रखना, आगे आपको काम आएगा। ली चोल्सो को नाम सुनकर बी सुरियोन शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है ली चोल्सो ये तो ओपा का नाम है। गाइस मुझे अभी तक एक बात समझ में आई, ली चोल्सो की इतनी गर्लफ्रेंड है उसे खुद ही नहीं पता कि भाई उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, और एकदम नल्लू की तरह घूमता रहता है और पता नहीं इसने ऐसा किया है जो बाहर के लोग इसे एकदम ठरकी समझती है और जबकि ये करता कुछ नहीं है। फिर भी सुरियोन ली को सोचते हुए अपने मन में कहती है ओपा से फैक्शन वॉर हारने के बाद प्रिजन फैक्टर में अलग हो गए, उसके बाद से मैं चाहकर भी उसको दोबारा नहीं देख पाई। ये सोचने के बाद अपने मन में कहती है डैम इट, ये कैसा एहसास हो रहा है, मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तब मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन इस बार मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। तभी जियोक सुबल को बी सुयुन को ऐसा खड़ा हुआ देखकर उससे कहती है क्या हुआ, तुम अभी तक गई क्यों नहीं। ये बात सुनकर बी सुयुन कुछ नहीं कहती और लेटर के साइड देखने लगती है और अपने मन में कहती है हाँ चलो मिलते हैं, उससे मिलकर ही पता चलेगा ये कैसी फीलिंग है, तभी मैं कंफर्म कर पाऊंगी। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है ली चोल्सो को पूरी तरह से अपना बनाने की। फिर बी सूर्योन ग्रीट करते हुए कहती है ठीक है मैं जाऊंगी माउंट टियान पे। ये बात सुनकर जियोक सुबल कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो तुम फिर यहाँ से जा सकती हो। इतना कहने के बाद जियोक सुबल अपनी आंख बंद करके अपने मन में कहती है मैं शायद एक बार और यंग प्रोटेजी जैसा बिहेव कर लूं और माउंट टाई जहाँ पर लेडी जिन और सॉर्ड एम्प्रेस दोनों लोग मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं जवानी के दिनों में लौटकर 20 साल से पहले मैं ली चोल्सो का दिल जीत लूंगी। उसके बाद अगले सीन में केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके अंदर कोई बैठकर चाय पी रहा होता है। फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं अपने प्यारे मॉन्ग है और चाय की एक सिप लेते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि तुम माउंट टाई जा रहे हो। फिर ली चोल्सो कहता है इस चीज के ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सेफ्टी गारंटी मिलेगी या फिर नहीं। फिर मॉन्ग हंसते हुए कहते हैं अगर इस टाइम वो करंट हेवनली डीमन है तो वो तुम्हारी सेफ्टी गारंटी वाली शर्त को मान लेगा। फिर ली चोल्सो एकदम रिलैक्स होते हुए कहते हैं अगर वो बात नहीं माना तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक ना एक दिन उस जगह पर जाना ही था। फिर मॉन्ग कहते हैं जैसा कि तुम हमेशा करते हो उसी तरीके से हेवनली डीमन से भी तुम शर्त ले लो। इतना कहकर मॉन्ग एक किताब को टेबल के ऊपर रखकर ली चोल्सो साइड कर देते हैं। ली चोल्सो अपने सामने एक बुक को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, फिर उस बुक को उठाता है और उसको देखते हुए कहता है ये बुक तो सीक्रेट बिल किंग एनर्जी की है। फिर मॉन्ग बताते हैं ये कोई सेलिंग टेक्निक की किताब नहीं है, सिर्फ कुछ ही टेक्निक है जो मैंने अपने माइंड को अरेंज कर उन्हें बनाया, वही टेक्निक इस बुक के अंदर है। ये बात सुनकर ली चोल्सो अपने मन में कहता है क्या इनके लिए सिर्फ ये थोड़ी सी टेक्निक है, ये तो टेक्निक के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल लग रही है। फिर मॉन्ग को देखते हैं जो चाय की चुस्कियां लगाते हुए बताते हैं ये मार्शल आर्ट ब्लड डीमन और उनके फॉलोअर का सामना करने के लिए बनाई गई थी, ये डिफेंसिव टेक्निक के रूप में तुम्हारे बहुत ही काम आएगी। ली चोल्सो अपने मन में कहते हैं तो ये शुरू से ब्लड कल्ट को काउंटर करने के लिए प्लान किया जा रहा था। उसके बाद मॉन्ग को देखते हैं जो अपने टी वाले कप को टेबल के ऊपर रख देते हैं, फिर अपना सीरियस लुक देते हुए अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तुम्हें 50 साल पहले की वो लड़ाई याद है जो गोंगडोंग के गिरने से शुरू हुई थी। ली कहते हैं हाँ वो मुझे बात अच्छी तरीके से याद है। फिर मॉन्ग कहते हैं उस घटना के पीछे असल में जिम्मेदार कोई और था। ये बात सुनकर तो ली चोल्सो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, जबकि वो एक बार रिकार्नेट हो चुका है, फिर भी उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ली चोल्सो शॉक होते हुए अपने मन में कहता है असली कल्प्रिट कोई और था। फिर मॉन्ग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं उस वक्त डिमोनिक कल्ट सिर्फ ब्लड कल्ट की कंट्रोल में एक पपेट की तरह था। पिछले हेवनली डीमन को जिसको मैंने खुद एग्जीक्यूट किया था उसने ब्लड आर्ट
हार्ड मास्टरी कर ली थी जिस वजह से ये सब हो रहा था। फिर ली चोल्सो कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस वॉर के पीछे मास्टरमाइंड ब्लड कल्ट था? फिर मोंग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, इस चीज के पीछे ब्लड कल्ट का हाथ था, वो इस चीज का मास्टरमाइंड था। फिर ली चोल्सो हैरान होते हुए कहते हैं तो जो करंट हेवली डीमन है तो क्या वो भी उसका मोहरा है? फिर मोंग सिर हिलाते हुए कहते हैं नहीं, इस चीज का बिल्कुल उल्टा है, उसने डिमोनिक कल्ट से ब्लड कल्ट के बचे हुए पार्ट को बाहर निकाल दिया और इस वक्त करंट हेवनली डीमन बेक मोयोंग है, एक पावरफुल फिगर जो एक थर्ड ग्रेड डेमोनिक प्रैक्टिशनर से उठा और पिछले हेवनली डीमन को हरा दिया और उसके बाद वो खुद हेवनली डीमन बन गया। ये बात सुनकर ली चोल्सो अपने मन में कहता है अब मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया ब्लड कल्ट ने चोंगडोंग सोसाइटी के थ्रू ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों की। उसका डिमोनिक कल्ट पर कंट्रोल कमजोर हो गया था, इसलिए वो चाहता था जल्द से जल्द वो ऑर्थोडॉक्स को कंट्रोल कर ले। फिर हम मोंग को देखते हैं जो अपने कपड़ों में से कुछ निकालते हैं और ली चोल्सो को देते हुए कहते हैं ये ले लो। ली चोल्सो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर उसको ले लेता है, फिर उसको देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो ट्रिम्पिट है और इसके अंदर से थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो रही है। गाइस ट्रिम्पिट मतलब होता है एक कीमती सी छोटी चीज, अगर तुम्हें इमरजेंसी लगे तो इस ट्रिंकेट को तोड़ देना। तो हेवन और अर्थ सोसाइटी हर जगह से नजर रख रहे होंगे। फिर ली चोल्सो खड़े होते हुए कहते तो मैं समझ गया, अगर कुछ इमरजेंसी आएगी तो मैं इसे तोड़ दूंगा। मोंग कहते हैं फिर भी तुम अपना ध्यान रखना, चाहे करंट हेवनली डीमन ने ब्लड कल्ट को बाहर निकाल दिया हो, फिर भी वहाँ जाना सीधा दुश्मन के मुंह में जाने जैसा होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म और अगला एपिसोड आने के लिए अभी तक 15 दिन बाकी हैं। तो गाइस आप लोग तब तक वेट कीजिए या फिर मेरी न्यू मांगा का मजा लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मांगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो गाइस बहुत ही अच्छी है, आप लोग एक बार उसको जरूर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप बढ़े हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली चोल्सो को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। ली चोल्सो उसको एक्सेप्ट करके माउंट टाई जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और माउंट टाई जाने से पहले ली चोल्सो मोंग से मिलने के लिए उसकी गुफा में जाता है। और दूसरी साइड जेक सोबल को भी ये इन्विटेशन कार्ड मिलता है और जेक सोबल को माउंट टाई नहीं जाती और अपने साइड से अपनी एक डिसाइबल को भेजती है और बीसरियन से कहती है वहाँ पे पहुंचने के बाद ली चोल्सो और डिमोनिक कल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना। उसके बाद हम ली चोल्सो देखते हैं जिसको मोंग एक बुक देते हैं और उसका नाम होता है की एनर्जी डिफेंस बुक और इसके साथ एक ट्रिम्पिट भी देते हैं और ली चोल्सो से कहते हैं अगर तुम्हें कहीं भी इमरजेंसी आए तो उसको तोड़ देना। तो हेवन और अर्थ सोसाइटी हर जगह से नजर रख रहे होंगे। फिर ली चोल्सो खड़े होते हुए कहते तो मैं समझ गया, अगर कुछ इमरजेंसी आएगी तो मैं इसे तोड़ दूंगा। मोंग कहते हैं फिर भी तुम अपना ध्यान रखना, चाहे करंट हेवनली डीमन ने ब्लड कल्ट को बाहर निकाल दिया हो, फिर भी वहाँ जाना सीधा दुश्मन के मुंह में जाने जैसा होगा। और ये सारी बात सुनकर ली चोल्सो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है अपने गोंगलोंग सेक्ट के लिए। हम सीधा गोंगलोंग सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ली चोल्सो पहुंच चुका होता है और बहुत ही थका होता है और कहता है अपने गोंगलोंग सेक्ट को देखते हुए फाइनली मैं अपने सेक्ट में वापस आ गया। और ली के साथ उसके दोस्त भी होते हैं। तभी सीनियर टैंक कहती है एक्साइटेड होते हुए तो ये है माउंट गोंगडोंग जहाँ पर तुम और सीनियर यू रहते हैं। फिर ली कहता है हाँ, पर उससे पहले हमें बहुत ही ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी तभी हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो चले सीनियर टैंक। फिर सीनियर टैंक कहती है तो चलो हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलते हैं। फिर ये लोग थोड़ी देर बाद गोंगडोंग के गेट के पहुँच जाते हैं पर वो गेट तो बंद होता है। तभी ली उस गेट को खटखटाता है पर कोई उस गेट को खोलता नहीं है। तो ली चोल्सो खुद ही उस गेट को खोल देता है और गेट खोलते उसके सामने खड़े होते हैं उसके मास्टर। ये देखकर ली चोल्सो ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर मैं वापस आ गया। तभी मास्टर देखकर खुश होते हुए कहते हैं तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। इतना कहकर ली के पास जाते हैं और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है ली चोल्सो, मैंने सुना है कि तुमने हमारे सेक्ट की पूरी रेपुटेशन बदल दी ड्रैगन ऑफ फिनिश गैदरिंग को जीतकर। तुमने सच में इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है और तुम सभी लोगों ने इस जर्नी में बहुत ही मेहनत की है, इसीलिए तुम लोग आज अच्छे से आराम कर लो। फिर यू कहती है ठीक है मास्टर जैसा आप कहें। फिर मास्टर सीनियर टैंक को देखते हुए कहते हैं मैंने सीनियर टैंक के बारे में भी खबर सुन ली है तो प्लीज आप भी जाकर आराम कर लीजिए। तभी सीनियर टैंक चिल्लाती हुई कहती है मैं कोई सीनियर नहीं हूँ तो मुझे सीनियर टैंक मत बुलाओ, मेरा नाम यांग रियांग टैंक है। ये बात सुनकर तो बेचारे मास्टर भी थोड़ी देर के लिए नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में मास्टर को देखते हैं जो अपने रूम में बैठे होते हैं, चाय डाल रहे होते हैं, उनके सामने ली चोल्सो बैठा होता है। फिर मास्टर कहते हैं मैंने ड्रैगन फिनिश गैदरिंग के बारे में कुछ अपनी जानकारी देने वालों से सुन लिया है। मैंने सुना है फाइनल में तुमने यंग हीरो जिन के साथ बिना कपड़ों के डुएल किया। ये बात सुनकर ली ने जितनी भी चाय पी होती है वो सारी उसके मुंह से बाहर आ जाती है। फिर ली अपना मुंह पहुंचते हुए बोलता है डुएल के दौरान वो एक एक्सीडेंट हो गया था और इस चीज को चिंता बनाने के लिए मैं सच में आपसे माफी चाहता हूँ। ये बात सुनकर मास्टर अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है अरे कोई बात नहीं, कपड़े का फट जाना इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं है जिसका जिक्र किया जाए, क्योंकि तुम जीते और हमारे सेक्ट का नाम 9 प्रोविंस और 8 डिस्ट्रिक्ट तक फैला दिया, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बल्कि एक और चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ये बात सुनकर ली चोल्सो थोड़ा शॉक हो जाता
बताता है कि उसके मास्टर क्या कह रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता और ना ही उसको ये पता चलता कि उसके मास्टर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मास्टर थोड़ा उदास होते हुए ली को बताते हैं, मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि हवी ने तुम्हें और हेरन को अपने जेंडर के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे बाद में इस चीज का एहसास हुआ कि इतनी छोटी उम्र से उसे मर्द की तरह जीने पे मजबूर करना ये मेरी गलती थी। ये बात सुनकर ली मास्टर से कुछ नहीं कहता पर अपने मन में कहता है, मेरे पिछली जिंदगी में मेरे सीनियर मेरे मौत के दिन तक एक मर्द की तरह जीती रही, पर मुझे नहीं पता उसकी असली फीलिंग क्या थी, लेकिन वो एक खाली गुड़िया की तरह लगती थी जिसके अंदर ना फीलिंग थी ना कोई इमोशन थे। इतना सोचने के बाद ली अपने पास से एक बुक निकालता है और कहता है, मास्टर प्लीज इस बुक को ले लीजिए। तभी मास्टर उस बुक को लेते हुए कहते हैं, ये तो इतना बोल ही पाते। तभी ली कहता है, हाँ ये हुनयान की मैनुअल है जो मेरे सीनियर ब्रदर ने रिस्टोर किया था, और डीमन सबड्यूइंग 9 स्वॉर्ड का सीक्रेट मैनुअल जो उन्होंने खुद बनाया था। चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहे, मेरी सीनियर वो इम्पोर्टेंट डिसेबल है जिसे आपने खुद तैयार किया है, इसीलिए वो आपसे बात करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रही होंगी। ये सारी बातें सुनकर मास्टर अपने मन में कहते हैं, ये बच्चा ली चोल्सो ये इतना बदल गया है कि मैं ही इसे बहुत मुश्किल से पहचान पा रहा हूँ। तभी ली अपने पास से एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर ग्रेट रेस्टोरेशन पिल होती है, और अपने मास्टर से कहता है, और प्लीज ये डिवाइन मॉन्क के द्वारा दी गई है रेस्टोरेशन पिल को भी एक्सेप्ट कर लो। तभी मास्टर उस पिल को देखकर शॉक होते हुए बोलते, क्या मेरे लिए इतनी कीमती चीज लेना ठीक है? वैसे तुम इस ग्रेट रेस्टोरेशन पिल को क्यों नहीं रख रहे? क्या तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं है? फिर ली कहता है, मुझे गैदरिंग रिवॉर्ड जीतने में पहले से मुझे एक मिल चुकी है और बाकी डिसेबल भी स्पिरिट पिल ले चुके हैं, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मास्टर उस पिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारा इस चीज के लिए शुक्रिया। तभी कोई सेक्ट के मैन डोर खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है, सेक्ट लीडर क्या आप अंदर हैं? मेरे पास कोई न्यूज है जो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। इस आवाज को सुनकर ली थोड़ा शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ के कहता है, ये आवाज तो उसकी है। उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो वहाँ पर आकर बैठ जाता है और चाय पीते हुए हंसते हुए कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये खबर देने के लिए इतनी ऊंचाई तक चढ़ना कितना मुश्किल है। फिर ली कहता है, क्या तुम यहाँ पर किसी काम से आए हो? हाँ मैं ये बताने आया हूँ, हेवनली डीमन ने यंग हीरो स्वॉर्ड ड्रैगन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो हेवनली डीमन अपने नाम के ऊपर सुरक्षा का वादा करता है उन सब उभरते सितारों के लिए जो ऑर्थोडॉक्स और बिड फैक्शन से माउंट हेवन आ रहे हैं। इतना बोलकर अपना थम्स अप दिखाते हैं ली चोल्सो को। ये देखकर ली चोल्सो थोड़ा शॉक हो जाते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, क्योंकि विकेड डाई अलायंस ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, और साथ ही में स्नेक ड्रैगन बी सुरियन और सेक लॉर्ड की सेकंड डिसेबल सियोन सेवोल हमसे मिलने के लिए गैंसू आ रहे हैं। फिर ली अपनी आंख बंद करके अपने मन में कहता है, ये योंग सेवोल कौन है, याद क्यों नहीं आ रहा? शॉक होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गाइस आप लोगों को पता चल ही गया होगा योंग सेवोल कौन है। फिर ली अपना सिर ठोंकते हुए बोलता है, मैं इस लड़की का क्या ही करूँ। तभी मास्टर ली का अजीब सा चेहरा बना हुआ देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, कुछ गलत है? ली एकदम अपनी मरी आवाज में बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर मास्टर थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं, आमतौर पर उन विकेट लोगों के साथ काम करने के बारे में उनके साथ सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि ये एक स्पेशल केस है इसीलिए मैं उनसे माउंटेन पे मिलना चाहता हूँ। इस मीटिंग को हुए कुछ दिन बीत चुके होते हैं। उसके बाद हम जंगल को देखते हैं जहाँ पर ली चोल्सो स्क्वाड मार रहा होता है और अपने उनमें कहता है, हॉर्न चिवाई के आने के बाद काफी वक्त बीत चुका है। उस दौरान मास्टर ने ग्रेस रेस्टोरेशन पे लेकर कल्टीवेट कर पीक रीलम हासिल कर लिया। अब सिर्फ बी सुरियन और योन सेवोल्क बाकी है। सियोन सेवोल्क सीक्रेट लॉर्ड में जनरियांग की सेकंड डिसेबल है और उसकी असली पहचान है जियोक सोवल का तीसरा अल्टरनेटिव कैरेक्टर। ये सारी बातें सोचकर मेरा सिर पहले से दर्द करना शुरू हो गया। तभी वहाँ पे कोई चलते हुए आता है और ये होती है बी सुरियन और योन सेवोल। तभी बी सुरियन कहती है, तुम्हारी हमेशा की तरह एक्सटर्नल ट्रेनिंग लगातार चल रही है ली चोल्सो। ये आवाज सुनकर ली थोड़ा डर जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों आ चुकी हैं। तभी अपना सिर पीछे घुमाते हुए बोलता है, फाइनली तुम आई गई, काफी वक्त हो गया तुमसे मिले हुए बी सुरियन, लेकिन क्या तुम अपना वादा भूल गई हो? पर मुझे तो पक्की तरीके से याद है कि तुमने मुझे भैया कहने के लिए एग्री किया था। ये बात सुनकर यंग सोवल्क बी सुरियन के साइड देखने लगती है। ये बात सुनकर बी सुरियन कुछ बोलती नहीं और वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है और शर्माने लगती है। तभी यंग सोवल हंसते हुए बोलती है, सिस्टर सुरियन आप इतना शर्मा क्यों रही हो? फिर बी सुरियन कहती, शर्माना? पर मैं ऐसा कुछ महसूस नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे शर्माना पड़े। फिर यंग सोवल कहती है, तो ऐसी बात है क्या? तो मैं यंग हीरो ली को भाई कह सकती हूँ, सही है ना? तभी ली यंग सोवल की ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है, क्या ये सच में 16 से ज्यादा उम्र की इंसान का बिहेवियर है? जियोक सेवोल सीरियसली ये तुम ही हो? फिर जियोक सेवोल कहती है, देखो मैं बोल सकती हूँ भाई। तभी बी सुरियन शर्माते हुए बोलती है, भैया। अब ये बात सुनकर तो तुम खुश हो गए होगे ना? उसके बाद हम ली को देखते हैं जो एक स्माइल देता है और बी सुरियन के पास जाता है और उसके सिर के ऊपर हाथ फिराने लगता है, जिसकी वजह से बी सुरियन एकदम शर्माने लगती है। ली उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम तो ये पहले ही कह लेना चाहती थी, मुझे पता है। तो बी सुरियन को देखते हैं जिसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया होता है। अपने मन में कहती है, इसने मेरे सिर के ऊपर हाथ फिराया। पर इसको क्या मालूम ली चोल्सो तो एक सत लौंडा है, वो किसी लड़की को भी भाव नहीं देता। उसके सामने लड़की क्या बिना कपड़े खड़ी हो या फिर कपड़े खड़ी हो। फिर ली बताता है, मैंने सुना है बी फैक्शन का
एक राइजिंग स्टार लेडी बी सुरियन के साथ डिमोनिक कल्ट की इस जर्नी में थे, तो क्या आप सीक्रेट लॉर्ड की सेकंड डिसेबल लेडी इयोन हो? तभी यंग सुबोल हंसते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं यंग सुबोल को मास्टर सीक्रेट लॉर्ड की सेकंड डिसेबल, मैं फैक्शन के बीच हूँ, जंग के टाइम से तुमसे प्यार करती हूँ। गाइस ये वाली लाइन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं, रत्ती भर भी समझ में नहीं आई इसमें बोला क्या है। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना। ये बात सुनकर ली भी शॉक हो गया होता जैसे मैं भी शॉक में हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया इसने बोला क्या है। तभी ली कहता है अपने मन में, ये सियोन क्या बकवास कर रही है। और गाइस यहीं पे एपिसोड होता है खत्म। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जितने भी अब एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा वो प्रीमियर होंगे, तो मुझे कुछ चांस है कि मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ भी सकता है। अगर आया तो मैं प्रीमियर एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा जब तक वो फ्री नहीं हो जाते हैं। तो गाइस कमेंट में मुझे बता देना कि आप लोगों को अगली मांगा की कौन सी चैप्टर चाहिए ना। आप लोग कहने लगते हो कि मैं एक ही मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक, अब बढ़े हैं। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने भी अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर योंग सुबोल ली चोल्सो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसको चिढ़ा रही होती है। और ली के साइड देखते हुए अपने मन में कहती है, मैंने एक टैलेंटेड डिसेबल का रूप लेकर बिल्कुल सही किया, लेकिन ये देख के लगता है कि यह वह बिल्कुल सही थी कि आदमियों को कम उम्र की औरतें ज्यादा पसंद आती हैं। तभी तो जब मैंने उससे अचानक से अपना प्यार का इजहार किया जिसकी वजह से वो घबरा गया। ये देखकर मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इतना कहने के बाद भागते हुए सीधे जाकर ली के गले लग जाती है और ली से कहती है, मैं जरूर तुम्हारी बीबी बनूंगी यंग हीरो ली। ये बात सुनकर तो ली एकदम से शॉक हो जाता है, उसके मुंह से एक जवाब भी नहीं निकलता। फिर योंग सुबोल अपनी बात कंटिन्यू करती हुई कहती है, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट तो करोगे ना? और साइड से बी सुरॉन इन दोनों को ऐसा लबी डबी होता हुआ देखकर अपने मन में कहती है, ये ऐसा कैसे कर सकती है? वो सीधे जाकर उसके गले लग गई और उससे बिना किसी हिचकिचाहट के उससे सीधे बोल दिया। और कोई भी इसे देखकर बता सकता है कि उसके चेहरे पर प्यार से डूबे हुए इंसान वाली झलक है। क्या इसी को असलियत में फेमिनियर कहते हैं? उसके बाद हम ली को देखते हैं जो योंग सुबोल को अपने से थोड़ा दूर करते हुए कहता है, हाँ इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर योंग सुबोल कहती है, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच में कह रही हूँ, तुम्हारी शॉर्ट प्ले इतनी एग्रेसिव और बोल्ड है कि इसे लोग डबल हेडेड कलर शॉर्ट भी कहते हैं और मैं उसी पल तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई। ये बात सुनकर तो ली एकदम से सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं ये कैसे शर्मिंदा करने वाली बातें कर रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी इस उम्र में भी ऐसा बर्ताव कर रही है। फिर ली मायूस होते हुए योंग सुबोल से कहता है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। और सेवक तो तुरंत जाकर ली का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ चलने लगती है। उसके बाद अगले सीन में हेरिन को देखते हैं जो अपने हाथ में टी की कप पकड़ी होती है और किसी को देने के लिए जा रही होती है। और उस रूम के अंदर ली चोल्सो, बी सुरियन और योंग सुबोल ये तीनों टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे हेरिन भी आ जाती है टी के कप लेकर और इन तीनों लोगों को चाय सर्व करने लगती है। उसके अंदर बी सुरियन को देखते हैं जो उस रूम को देख रही होती है। फिर एकदम शौक होते हुए कहती है, क्या ये गेस्ट हॉल है? पर ये पुराना जैसा नहीं है, ये तो पूरी तरीके से बदल गया है। ये बात सुनकर हेरिन उसके पास आती है और टी का कप पटकते हुए कहती है, तुम जिस गोंगडोंग सेट को याद करती थी और जिसको तुम पहले जानती थी वो आज के गोंगडोंग सेट से बिल्कुल अलग है। इतना कहकर हेरिन वहाँ से जाने लगती है। तभी ली हेरिन को देखते हुए चाय की एक चुस्की लेते हुए अपने मन में कहता है, क्या बात है हेरिन, पहली बार मेरी तारीफ कर रही है। इतना कहने के बाद ली दोबारा से फिर से अपनी चाय की चुस्की लेता है और कहता है, तुम जल्द ही मास्टर से मिलोगी, वो तुम्हें सारी बातें बता देंगे। लेकिन डिमोनिक कल्ट जाने की जर्नी की तारीख तय हो चुकी है और उस जर्नी पर जाने वाले लोग भी तय हो चुके हैं। इसीलिए वहाँ जाने से पहले हम लोग एक हफ्ते तक गोंगडोंग के मेन माउंट पर हम लोग आराम करेंगे। और फिर इससे आगे कुछ बोल पाता तभी बीच में योंग सुबोल ली की बात को काटते हुए कहती है, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने प्यारे यंग हीरो ली चोल्सो के साथ एक हफ्ते का टाइम बिताने के लिए मौका मिलेगा? ये जानकर तो मैं इस चीज के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इतना कहकर खुश हो ही रही होती है, पर तभी उसके बगल में हेरिन भी खड़ी होती है। ये बात सुनकर एकदम शौक होते हुए कहती है, क्या प्यार? पर तुम तो उससे आज ही मिली हो और इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है? तुम ऐसी ये फालतू की बकवास करना बंद करो। फिर ली कहते हैं, लेडी यून, तुम और मैं आज ही पहली बार मिले हैं, इसीलिए हो सके तो आप ऐसी बातें करना बंद कर दें, तो मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगा। ये बात सुनकर योंग सुबह अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, पहली बार या दूसरी बार मिलने से क्या ही फर्क पड़ता है? मैं फैक्शन की लड़ाई के वक्त से ही तुम्हें पसंद करती हूँ और आज तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे पहली नजर का तुमसे प्यार हो गया। और ये सारी बातें पीछे से बी सुरियन भी सुन रही होती है और अपने मन में कहती है, कितनी शर्म की बात है, लेकिन फिर भी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? इतना कहकर उदास होते हुए अपने बारे में सोचते हुए कहती है, बचपन से ही मैंने ब्लैक ड्रैगन गैंग की मास्टर बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक आदमी की तरह जी है। मेरी पूरी जिंदगी में मेरा दिल तब डगमगाया था
जब मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार एक भाई मिला था। सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद पिछले 2 सालों से मुझसे कभी भी मिलने नहीं आया। भले ही मुझे पता था कि वो मुझे कभी ढूंढने नहीं आएगा, फिर भी मैं उसका इंतजार करती रही। और मैं एक दिन इस बात को लेकर क्यूरियस हो गई कि छोटी बहन होने का मतलब क्या होता है। और उससे भी ज्यादा मुझे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा होने लगी थी। एक औरत होने का एहसास कैसा होता है, इसके बारे में। यही वजह है कि योन सेवॉल्क ने अपनी खूबसूरती से मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा झटका दिया था। एक ऐसी औरत जो मुझसे कहीं ज्यादा फेमिनियर थी और मुझसे ज्यादा खूबसूरत और मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी। क्या होता अगर ली चोल्सो शॉन्ग सेवॉल्क से प्यार कर बैठता, पर मुझे उसके ऊपर यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो है तो एक लड़का ही। इतना सब अपने मन में सोचने के बाद भी सिरियन कहती है, ब्रदर वो जो लेडी यून कह रही है वो अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर डिमोनिक कल्ट की जर्नी के बारे में और कुछ भी बाकी है तो प्लीज उस बात को कंटिन्यू करो और पूरा बता दो। और ये बात सुनकर शॉन सिवल एकदम गुस्सा हो जाती है। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उससे कहती है, कौन इम्पोर्टेंट बात है और कौन इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो सिस्टर। तभी ली योन सिवल को रोकते हुए बोलते है, बस बहुत हो गया, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात डीमन कल्ट से जुड़ी हुई है। तभी भी सिरियन कहती है, लेडी यून क्या आपने इसके बारे में कुछ सुना है? प्लीज आप अपनी पर्सनल फीलिंग को थोड़ी देर के लिए दूर रख दें और हमें बताइए कि आपको डीमन कल्ट के बारे में क्या पता है। ये बात सुनकर योन सिवल बहुत ही गुस्सा हो रही होती है, पर कुछ बोलने वाली होती है। पर तभी मास्टर गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, आप सभी लोगों ने मेरा इतनी देर तक इंतजार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब मैं तुम लोग को डीमन कल्ट की जर्नी के बारे में बताना शुरू करता हूँ। इतना बोलकर मास्टर इन सभी लोगों के पास जाने लगते हैं। तभी वहाँ का ऐसा माहौल देखकर अपने मन में कहते हैं, यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है जो इस टाइप का माहौल बना है। फिर हम उसके बाद अगले सीन में बर्फ गिरते हुए देखते हैं और हमें बताया नहीं जाता कि मास्टर ने उन लोगों से डीमन कल्ट की जर्नी के बारे में क्या कहा है। उसके बाद हम किसी के पैर को देखते हैं जो बर्फ के ऊपर चलते हुए जा रहा होता है और हमें बैकग्राउंड में एक आवाज भी सुनाई देती है जो ली चोल्सो की होती है। ली चोल्सो हमें बताता है, जिंगजियांग एक ऐसी जगह है जहाँ पर कठोर जमीन और वहाँ पर डिमोनिक कल्ट का राज चलता है, जो पुराने टैंग डायनेस्टी के दौरान में वेस्टर्न रीजन के नाम से जानी जाती थी। मेरे सीनियर ब्रदर और मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बी सिरियन और जेक सोवॉल्क नहीं, बी सिरियन और योन सेवॉल्क विकेट फैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। पर फिर भी हम सभी लोग साथ में सफर कर रहे हैं हेवनली डीमन मार्शल आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सीनियर टैंक की मेडिकल स्किल एक झोले छाप डॉक्टर जैसी है, लेकिन क्योंकि उसकी मार्शल पावर ट्रांसेंडेंट रिलम में है, इसीलिए इमरजेंसी में वो अपना काम आराम से संभाल लेगी। उसके बाद हम किसी को बर्फ के ऊपर भागते हुए देखते हैं जो सीधा ली चोल्सो के पास आ रहा होता है। पर तभी यू ली को रोकते हुए कहती है, जूनियर वहाँ से कोई आ रहा है और वो एक पावरफुल मास्टर है। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो बंदा कहता है, तो क्या ये विकेट फैक्शन और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के नए चेहरे लग रहे हैं। फिर ली चोल्सो उस बंदे को देखते हुए अपने मन में कहता है, हेवनली डीमन के नीचे डिमोनिक कल्ट को सपोर्ट करने वाले 5 मास्टर में से एक मास्टर है और ये उन 5 डिमोनिक मास्टरों में से एक मास्टर है, सॉर्ड डीमन मास्टर। फिर सॉर्ड डीमन हंसते हुए बताता है कि मेरा नाम सॉर्ड डीमन है और मुझे सुप्रीम बंद ने तुम सभी लोगों को माउंट हेवन तक ले जाने की जिम्मेदारी दी है। तभी यू आगे बढ़ती है और कहती है, मेरा नाम यूजिन भी है। फिर सॉर्ड डीमन कहता है, वैसे मुझे मालूम नहीं था कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के पास इतना अच्छा स्टूडेंट होगा और तुम्हारा ऑरा भी काफी अच्छा है और सभी लोगों से। वैसे तुम्हारे पास जरूर ब्लैक स्नेक ड्रैगन और विस्किट फिनिक्स होंगे। इतना कहने के बाद सॉर्ड डीमन की नजर ली चोल्सो के ऊपर जाती है तो उसको देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और ली के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम तो स्टेट ड्रैगन ली चोल्सो हो जिसने ड्रैगन और फिनिक्स गैदरिंग जीता है। ये बात सुनकर ली चोल्सो कहता है, मैं सॉर्ड ड्रैगन हूँ, स्टेट ड्रैगन नहीं हूँ। ये बात सुनकर सॉर्ड डीमन जोरों से हंसने लगता है और कहता है, स्टेट ड्रैगन, तुम्हारी ये अजीब हरकतों की खबर यहाँ जिन जियान तक पहुँच चुकी है। हमारी कल्ट का लश डीमन भी तुम्हारी ये न्यूज सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो गया था, तो फिर तुम सॉर्ड ड्रैगन कैसे हो सकते हो जब तुम स्टेट ड्रैगन हो। लश डीमन का नाम सुनकर ली चोल्सो एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या लश डीमन, वो पियरलेस मास्टर मेरे अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसका नाम यू को देखते हैं जो सॉर्ड डीमन की बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गई होती है और कहती है, सॉर्ड डीमन तुम अपनी जबान के ऊपर लगाम लगाओ और मैं अपने जूनियर ब्रदर का कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हो सके तो मेरे जूनियर ब्रदर का अपमान करना बंद करो। ये बात सुनकर सॉर्ड डीमन अपने गुस्से को कंट्रोल कर हंसते हुए बोलता है, मेरा अभी तलवार निकालने का बहुत ही मन कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते। ये बात सुनकर यू थोड़ा शौक हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या ये हमसे लड़ाई करना चाहता है। फिर हमें पता चलता है सॉर्ड डीमन इसलिए मना कर रहा था फाइट करने से क्योंकि वो डीमन कल्ट के गेट के सामने खड़ा था और लोग साइड देखते हुए कहता है, तुम्हारा स्वागत है हेवनली डीमन के पैलेस के अंदर
ऑर्थोडॉक्स और विटिक फैक्शन के उभरते हुए सितारों। उसके बाद हेवनली डीमन के कासल के अंदर का सीन दिखते हैं, जहाँ पर हेवनली डीमन एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और अपनी बिल्ली के ऊपर हाथ फिरा रहा होता है। तभी वहाँ पर शॉर्ट डीमन आता है और झुकते हुए ग्रीट करते हुए कहता है हेवनली डीमन आ चुके हैं, इसीलिए सभी डीमंस उनके सामने झुक जाओ। और डिवाइन कल्ट हेवन के ऊपर राज करते हैं और ये ऐसे ही 10,000 सालों तक चलता रहेगा। गाइस अभी जो शॉर्ट डीमन ने कहा है वो एक स्लोगन था, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। ये स्लोगन कहने के बाद शॉर्ट डीमन हेवनली डीमन से कहता है ऑर्थोडॉक्स और विटिक फैक्शन का उभरते हुए सितारों का ग्रुप हेवनली डीमन पेरिस पहुंच गया है। ये बात सुनकर हेवनली डीमन कहता है ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। फिर उसको हम गेट खुलते देखते हैं, जहाँ से अपना ली और उसका पूरा ग्रुप आ जाता है और हेवनली डीमन के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर हेवनली डीमन ली को देखते हुए अपने मन में कहते हैं ये तो स्टेन ड्रैगन है। उसके बाद बीसरियन को देखते हैं और कहते हैं ये तो ब्लैक स्नेक ड्रैगन है। उसके बाद योंग सिवोल्क को देखते हैं और अपने मन में कहते हैं पर वो लड़की योंग सिवोल्क नहीं है। और थोड़ा नर्वस होते हुए कहते हैं पर ऐसा हो नहीं सकता, ये तो क्वीन ऑफ हेल है। फिर हेवनली डीमन योंग सिवोल्क से टेलीपैथी से बात करते हुए कहते हैं क्वीन ऑफ हेल तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम सच में अपना होश खो बैठी हो जो तुम यहाँ पर चली आई? और गाइस हमें इससे पता चलता है कि हेवनली डीमन के अंदर कितनी पावर है, जिसने योंग सिवोल्क को एक ही नजर में पहचान लिया कि वो योंग सिवोल्क नहीं है। और इसी सीन के साथ हमारे यहीं पे होता है एपिसोड खत्म। और गाइस मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, उसके लिए गुड बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप बढ़े होंगे। तो मैं आप लोग से एक चीज कहना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के अंदर देख ही सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो योन सिवोल्क से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है तुम योन सिवोल्क तो नहीं हो, तुम क्वीन ऑफ हेल हो, तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या तुम सच में अपना दिमाग खो बैठी हो जो तुम यहाँ पर सीधी चली आई? ये बात सुनकर योन सिवोल्क हंसते हुए कहती है जैसी उम्मीद की थी, हेवनली डीमन अपने नाम के लायक है। अगर तुम मेरी ताकत को और मुझे पहचान नहीं पाते तो मुझे निराशा होती। फिर हेवनली डीमन कहते हैं क्वीन ऑफ हेल, मैंने सुना है कि तुम 60 साल की हो गई हो। वैसे भी मैंने यहाँ पर किसी बुढ़िया को नहीं बुलाया जो एक उभरते हुए सितारा होने का नाटक कर रही है। उम्मीद है कि तुम बुढ़ापे की वजह से अपनी याददाश्त नहीं खोई होगी। ये सारी बात सुनकर योंग सिवोल्क एकदम गुस्सा हो जाती है। फिर उससे कहती है कि मुझे ये बात सुनकर तो हंसी आती है कि मुझसे इतना छोटा कोई बुढ़ापा और सिद्धांत की बातें कर रहा है, और तुम खुद भी तो 45 साल के हो चुके हो। तुम अपनी बेहतरीन दौर से काफी आगे निकल चुके हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो चलो कहीं अकेले में बात कर लें चल के। फिर हेवनली डीमन कहते हैं ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसे तुम कह रही हो। इतना कहकर वो अपने से दूसरी साइड घुमाते हैं तो उनकी नजर सीधे यू के ऊपर जाती है। ये देखकर तो यू भी शॉक हो जाती है कि हेवनली डीमन उसे क्यों देख रहे हैं। फिर हेवनली डीमन यू को देखते हुए अपने मन में कहते हैं ये बात सोचकर हैरानी होती कि वो पहले ही ट्रांसडेंट रिलम तक पहुंच चुकी है। तुम मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा आगे निकल गई हो यूजिन भी। इतना कहने का हेवनली डीमन थोड़ा गुस्से में अपनी पावर अनलिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक कलर का ऑरा फैलने लगता है। ये देखकर ली एकदम से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है हेवनली डीमन का प्रेशर कितना पावरफुल है। अब समझ में आ रहा है कि हेवनली डीमन कितने पावरफुल है। मेरी पिछली जिंदगी में हेवनली डीमन को ये बात पता चल गई थी कि यूजिन भी ही उसकी असली मुकाबला कर सकती है, और फिर ये बात जानने के बाद वो यूजिन भी के पीछे पड़ गया। हेवनली डीमन बाकी में एक खतरनाक आदमी है। तभी ली यू से कहता है सीने ब्रदर क्या आप ठीक है? ये बात सुनकर यू कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। उसके बाद हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो अपनी पावर अभी भी अनलिस्ट कर रहा होता है, पर ये लोग हेवनली डीमन के सामने अभी भी आराम से खड़े होते हैं। पर तभी हेवनली डीमन अपने ऑरा का प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रेशर पड़ने लगता है और ये लोग पीछे खिसकने लगते हैं। उसके बाद योन सिवोल्क देखते हैं जिसके ऊपर भी हल्का हल्का प्रेशर पड़ रहा होता है। तभी योन सिवोल्क अपनी टेलीपैथी से हेवनली डीमन से बात करते हुए कहती है हेवनली डीमन क्या तुम वो वादा भूल चुके हो जो तुमने हम लोग से कहा था कि तुम लोग सेफली यहाँ पे आओगे, इस चीज की तुम्हारी गारंटी है? तभी हेवनली डीमन कहता है पर मैंने तो कोई वादा तोड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ इन लोगों का एक टेस्ट ले रहा हूँ, और वैसे भी मैंने यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही मेरा ये इरादा है, तो हो सके तुम पीछे हट जाओ। इतना कहने का हेवनली डीमन यू के साइड देखते हुए अपने मन में कहता है वो इतनी टैलेंटेड और ताकतवर थी, फिर भी उसकी आंखों के अंदर एक अजीब सा खालीपन था, इसीलिए मुझे उस मॉन्स्टर के वो आंखों का एक्सपीरियंस बहुत ही पसंद आया। यूजिन भी तुम और मैं एक ही तरह के लोग हैं, तो चलो एक और टेस्ट लिया जाए। उसके बाद हम यूजिन भी देखते हैं जिसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। तभी यूजिन भी अपने मन में कहती है डिमोनिक आर्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट हेवन शटरिंग, ये एक ऐसी पावर है जो फेथ को भी तोड़ देती है और डिमोनिक नेचर की सीमाओं को भी पार कर जाती है। फिर यू हेवनली डीमन के पास धीमे धीमे जाते हुए कहती है चाहे ये सिर्फ एक टेस्ट ही क्यों ना हो, फिर भी हेवनली डीमन के ऑरा के अंदर किलिंग इंटेंट बिल्कुल असली है। फिर पीछे से ली कहता है सीनियर ब्रदर क्या तुम सच में हेवनली डीमन के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहती हो? ये बात सुनकर यू पीछे मुड़कर ली को देखते हुए एक स्माइल देते हुए अपने मन में कहती है अगर मुझे अपने जूनियर की रक्षा करनी है तो मुझे हेवनली डीमन जैसे लोगों का अकेले सामना करने के लिए मुझे अपनी काबिलियत बनानी होगी। इतना कहने का यू हेवनली डीमन के साइड बढ़ने लगती है। ये देखकर ली चिल्लाते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए
हुए कहता है डैम इट, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और गुस्से में भागते हुए यू के पीछे जाने लगता है और कहता है ये सब के सब मेरे सीनियर ब्रदर के टेस्ट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और अपने सीनियर ब्रदर को इतना तकलीफ में देखकर अपने मन में कहता है मेरे सीनियर ब्रदर क्या कोई टेस्ट सब्जेक्ट है जो कोई चाहे तो उनका टेस्ट लेने चला आता है। इतना करने का ली यू के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर यू पीछे मुड़कर देखती है कि उसका हाथ किसने पकड़ा, तो वो ली ने पकड़ा होता है। तभी वो शौक होते हुए कहती है जूनियर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हंसते हुए कहता है सीनियर मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इतना कहने के बाद ली यू से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है सीनियर ऐसे हम दोनों मिलकर एक कंबाइंड फॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानने के बाद यू एक स्माइल करती हुई कहती है ठीक है चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने कंबाइंड फॉर्मेशन इस्तेमाल कर दी होती है जिसकी वजह से वहाँ पर व्हाइट कलर का एक ऑरा फैलने लगता है। उसके बाद हम ली चॉल्सो देखते हैं जिसके ऊपर हेवी डिमन का ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। तभी ली चॉल्सो अपने मन में कहता है वैसे मैं अभी ठीक हूँ, मुझे इस फोर्स से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो चलो सीनियर ब्रदर को थोड़ी मदद देते हैं। इतना कहने के बाद ली चॉल्सो और यू अपनी कंबाइंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ना बंद हो जाता है और उनकी कंबाइंड पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लोग हेवनली डिमन के ऑरा को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। ये देखकर हेवनली डिमन कहते हैं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना कहने के बाद अपने मन में कहते हैं इन लोगों की ताकत सिर्फ थोड़ी देर के लिए और है, लेकिन स्टेट ड्रैगन ने फॉर्मेशन की ताकत को और एक लेवल अप कर दिया है। मुझे पहले ये लगा था कि वो सिर्फ एक आम सा आदमी है, लेकिन क्या उसके पास अपने करंट लेवल से कहीं ज्यादा गहरी समझ और अनुभव है। उसका नाम देखते हैं कि उन दोनों की फोर्स आपस में टकरा कर उधर ही कैंसिल हो जाती है और उन दोनों को अपने सामने ऐसा खड़ा हुआ देखकर हंसते हुए कहता है स्ट्रेट ड्रैगन ली चॉल्सो तुम राइटर्स फैक्शन के कोई नए बंदे नहीं हो, मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी ली चॉल्सो हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही, मैं कोई आम सा नया बंदा नहीं हूँ, मैं राइटर्स फैक्शन का नंबर 1 उभरता हुआ सितारा हूँ, शॉर्ट ड्रैगन ली चॉल्सो। ये बात सुनकर हेवनली डिमन हंसते हुए बोलते हैं तो ऐसी बात है। फिर ली हेवनली डिमन का सेट देखकर अपने मन में कहता है क्या उसके पास हेवनली डिमन डिवाइन आइस है, आज तो मुझे हर तरह की अजीब और दुर्लभ चीजें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हेवनली डिमन को देखते हैं जो ली चॉल्सो को देखते हुए अपने थोड़ा टेंशन दिखा रहे होते हैं और अपने मन में कहते हैं मैं इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी चालाक और साजिश के महान मास्टर को अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। इतना सोचने का हेवनली डिमन अपने बॉडी के अंदर से अपना ऑरा अनलिस्ट करने लगते हैं जिसके प्रेशर की वजह से उन लोगों को फिर से तकलीफ होने लगती है। हेवनली डिमन को फिर से ऑरा अनलिस्ट करते हुए देखकर योन सेवल एकदम चिढ़ते हुए अपने मन में कहती है ये हरामखोर हेवनली डिमन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अपनी हद पार कर देगा। इतना कहने का यूजिन भी पीछे से भाग के जाती है और ली के गले लग जाती है और पीछे से कहती है यंग हीरो ली मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्या मैं आपके पीछे ऐसे ही छुप सकती हूँ। ये देखकर तो सब लोग एकदम शौक हो जाते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पर तो अभी फाइट की नौबत आई है पर ये तो यहाँ पर अपना प्यार मोहब्बत दिखा रही है। ये देखकर हेवनली डिमन यूजिन भी से टेलीपैथी से बात करते हुए कहते हैं क्यून ऑफ हेल क्या तुम वाकई में अपना दिमाग कहीं खो बैठी हो। फिर यूजिन भी गुस्से में हेवनली डिमन से कहती है अपना ऑरा प्रेशर फैलाना बंद करो, अब वापस ले लो, अगर तुम इसे बंद नहीं करने वाले और अपने टेस्ट को ऐसे ही जारी रखोगे तो मैं इसे मेरे खिलाफ वॉर की डिक्लेरेशन समझूंगी। ये बात सुनकर हेवनली डिमन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, सिर्फ उस लड़के के लिए, वो लड़का आखिर तुम्हारे लिए है क्या जो तुम खुद उसकी इतनी हिफाजत कर रही हो। उसका योन सेवल्क देखते हैं जो अभी भी ली का हाथ पकड़ी होती है और हेवनली डिमन से कहती है योन सेवल्क स्टेट ड्रैगन ली चॉल्सो से प्यार करती है। ये बात सुनकर तो हेवनली डिमन के एकदम तोते सुड़ जाते हैं और कहते हैं 60 साल की बुढ़िया एक छोटे बच्चे से प्यार करती है। फिर योन सेवल्क हेवनली डिमन से कहती है वही वजह मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसकी हिफाजत कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा कोई सवाल मत पूछना। फिर हेवनली डिमन अपने आप को संभालते हुए इन सभी लोगों से कहता है टॉप के उभरते हुए सितारों को चुनने के लिए हेवनली डिमन फेस्टिवल 15 दिन के बाद शुरू होने वाला है, तब तक तुम सभी लोग अपने कमरों में आराम से रह सकते हो और इस कल्ट को अपनी मर्जी से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। इतना बोलकर अपने पास से 4 टोकन निकालकर उन लोगों को दे देता है। उन टोकन को पकड़ने का लोग थोड़ा शौक हो जाते हैं। तभी हेवनली डिमन उनको बताते हैं कि इस टोकन के बारे में अगर तुम्हें कोई रास्ते में रोकने की कोशिश करता है तो उन्हें ये ब्लैक जेट दिखा देना जो मैंने तुम्हें अभी दिया है। उसके बाद हम चारों लोग देखते हैं ये लोग अपने डोम के साइड जा रहे होते हैं और रात हो चुकी होती है और यूजिन भी अभी भी ली चॉल्सो का हाथ पकड़ी होती है। तभी ली चॉल्सो उससे कहता है फाइनली ये मीटिंग खत्म हो गई पर इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग गया। फिर योन सेवल हंसते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये आखिरकार खत्म हो गया। फिर ली योन सेवल से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है क्या हम अपने रूम के पास पहुंच गए हैं, तो लेडी यून और मेरी बहन दोनों लोग लंबे यात्रा से थक चुके होंगे, तो तुम दोनों प्लीज रूम में जाकर रेस्ट कर लो जाकर। ये बात सुनकर बीसुरियन थोड़ी शौक हो जाती है और ली चॉल्सो के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुमने मुझे अभी अपनी बहन का। तभी ली चॉल्सो कहता है हाँ मैंने बहन का, और तुम्हारे सिवा मेरे यहाँ पे बहन है कौन। योंग सेवल भी थोड़े गुस्सा होती हुई कहती है यंग हीरो ली तुम मुझे भी अपनी बहन जैसे क्यों नहीं मानते, तुम बहुत ही मीन, इससे आगे कुछ बोल पाती। तभी बीसुरियन योंग सेवल को अपनी साइड खींच लेती है और उसके मुंह पर हाथ रख देती है जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर ली उन दोनों से कहता है चलो ठीक है मैं अपनी रूम की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहने का ली चॉल्सो यू की साइड बढ़ता है और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो सीनियर ब्रदर चले अपने रूम में। उसके थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के हुए रास्ते पे चल रहे होते हैं। तभी यूली से कहती है आज का दिन बहुत ही ज्यादा खराब था, हर जगह मुश्किल आ रही
रही थी और हर जगह मुसीबत बढ़ रही थी। फिल्ली कहता है तुम सही कह रहे हो, हम सच में सबसे अजीब जगह पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होनी होती है। फिर ये लोग पूरी रास्ते भर ऐसी बातें करते हुए अपने रूम के बाहर आ जाते हैं, पर ये लोग अभी भी अपना एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। फिल्ली कहते हैं तो फिर सीनियर कल मिलते हैं, इतना कहकर अपना हाथ छुड़ाने वाला होता है, पर यू उसके हाथ को खींच कर ली को दीवार के साइड कर देती है। ये देख कर ली एकदम शॉक हो जाता है। तभी ली थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है सीनियर आपको क्या हुआ और आप ये क्या कर रही है। तभी यू अपने कपड़े उतारते हुए कहती है जूनियर काफी टाइम हो गया है, तो ये वक्त हम दोनों एक साथ बिताएं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। और गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आगे क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।